नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दूसरी बार विद इन द लाइफ के पॉडकास्ट में आई हैं। हम लोग बहुत बहुत प्रसन्न हैं इस चीज़ से और आपका बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी है। कई लोगों का बहुत कमेंट्स आए हैं, तो वेलकम। आप इसी तरह से आते रहिए। और आज के जो विद इन द लाइफ का टॉपिक है वो ज़्यादातर हम लोगों ने मैरिज एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने के लिए सोचा है। तो आप इस पर सहमत हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी और मैरिज का जो संबंध है, आप क्या समझती हैं कि ये आज के समय में इसकी बहुत रेलेवेंस है? क्योंकि बहुत लोग समस्याओं से जूझते हैं कि शादी करें कि कैसे करें, किससे करें। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी सहायक हो सकती है इन सब चीज़ों में। आप इसमें किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा जोर देती हैं? मतलब जैसे कि कुंडली देख के खाली गुण मिलान करने में से हो जाता है? जी, एक्चुअली क्या है कि गुण मिलान जो है ना, बहुत पुराने ज़माने से ये प्रथा चली आ रही है। जब लोगों की ज़्यादा एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी। आप भी जानते हैं कि इवन लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और केवल गुण मिलान के माध्यम से ही विवाह हो जाता था। आजकल का जो युग है वह राहु का युग है। हम सभी जानते हैं 2000 के जो पूरा सदी है ये राहु से युक्त है। और राहु जो है वह शुक्र में उच्च का होता है और शुक्र जो है विवाह है। और 2000 का जो ये मतलब पूरा सेंचुरी है, इसमें ये 2 नंबर जो है चंद्रमा का है। राहु चंद्रमा में काफी कमजोर भी हो जाता है। आपने कहा राहु उच्च का है। हाँ, राहु शुक्र में उच्च का होता है ना। शुक्र में उच्च का होता है क्यों? क्योंकि उसी की तरह उसकी प्रवृत्तियां हैं। जी हाँ, ऐसा है कि बहुत से लोग राहु को उच्च का मानते हैं जेमिनी साइन में। और मेरी जो मानता है, मैं उस कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ जो राहु को 2 नंबर यानी कि जो शुक्र का साइन है उसमें उच्च का मानते हैं। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि जब से 2000 शुरू हुआ है राहु का सबसे ज्यादा बोलबाला है। इतने सारे लोग, यूट्यूब चल रहा है, लोग कंप्यूटर के माध्यम से काम कर रहे हैं, मीडिया का जमाना है। तो आजकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और आजकल के ज़माने में लोगों के पास इंटेलेक्ट इतनी हो चुकी है, नॉलेज इतनी हो चुकी है कि उनके माइंड में केवल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। पहले ज़माने में क्या होता था कि केवल कुंडली मिलान के माध्यम से ही लोगों का सेटिस्फेक्शन हो जाता था। अच्छा, ये मुद्दा था पहले, खाली कुंडली मिलान होती थी। अब तो लड़का लड़की मिलाइए, फिर उनसे बात कराइए। जी, आजकल तो आप देखेंगे लिव इन का भी जमाना है। लोग पहले कुछ साल साथ रहते हैं लड़का लड़की और उसके बाद अगर जमती है पटरी तो फिर वो मैरिज करते हैं। अब मेरा जो पर्सनल मानना है वह ये है कि कुंडली मिलान को केवल आप 20% ही प्राथमिकता दीजिए आजकल के युग में। वह इसलिए क्योंकि मैं अपने जो है एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं जहां पर कुंडली मिलान 32 गुण मिलते थे और कई बार 30 गुण मिलते थे, कई बार 32 से ज्यादा गुण भी मिल जाते थे और डाइवोर्स हो गया लोगों का। 15 साल चली शादी, डाइवोर्स हो गया। तो मैंने ये समझा कि कुंडली मिलान को प्राथमिकता देना गलत है। और कई बार क्या होता है कि बहुत कम गुण मिलते हैं, केवल 10 गुण मिलते हैं, 16 गुण मिलते हैं, फिर भी शादियां बहुत अच्छी चल जाती हैं। कुंडली मिलान बेसिकली आपको केवल यह बताता है कि आपको एडजस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी मैरिज में। अगर आपके गुण ज्यादा मिल रहे हैं तो आपको एडजस्टमेंट कम से कम करनी पड़ेगी, और अगर गुण आपके कम मिल रहे हैं तो एडजस्टमेंट थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ओवर एंड अबव कुंडली मिलान आजकल के युग में आपको 3-4 चीजें आज मैं एक एक करके आपको बताऊंगी जो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आप एक कारक को पकड़िए। शुक्र जो है यूनिवर्सल कारक है विवाह का, चाहे वह लड़की का चार्ट हो या लड़के का चार्ट हो। और शुक्र यदि आपका पीड़ित है यानी कि कुंडली के त्रिक भाव में बैठा है, 2 स्थान में बैठा है, या किसी मेलेफिक यानी कि मंगल या राहु जैसे प्लैनेट्स के साथ अगर उसका दृष्ट है, नहीं संयुक्त है, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। क्योंकि शुक्र जो है राहु के साथ ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस अपनी मैरिज से बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। और शुक्र यदि मंगल के साथ ग्रस्त हो या मंगल के साथ बैठा हो तो भी आपकी मैरिज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एफ्लिक्शन आ जाती है। अब अगर पुरुष जातक की बात करें तो पुरुष जातक के चार्ट में वीनस जो होता है वह उसकी सेक्सुअल एनर्जी होती है।
तो उसको किस तरह का पार्टनर चाहिए और वह कितना लॉयल रहने वाला है, इसका भी अंदाजा आप पुरुष जातक की चार्ट में जो शुक्र है उससे लगा सकते हैं। हाँ। उसी प्रकार से सेकंड इंपॉर्टेंस जो आपको देनी चाहिए वह गुरु को देनी चाहिए। गुरु आज के जमाने में क्या है, विजडम है, नॉलेज है, जो कि अब राहु का क्योंकि बोल वाला है तो जो विजडम है, नॉलेज है, वह थोड़ा नीचे चला गया। राहु ऊंचा उठ गया। मगर राहु को अगर कंट्रोल करना है तो आपको गुरु को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो कि राहु को शांत कर सकता है। अब गुरु क्या है? गुरु है एजुकेशन। मेरा ये मानना है कि अगर स्कूल्स में, कॉलेजेस में मैरिज से रिलेटेड भी एक चैप्टर दिया जाए, थोड़ी एजुकेशन दी जाए लोगों को, तो लोगों के अंदर एक रियलिस्टिक अप्रोच आ जाएगी मैरिज को लेके। अनएक्सपेक्टेड जो अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब कंट्रोल हो जाएंगी। दूसरी चीज है, गुरु एक गाइड भी है। अगर मैरिज से पहले लड़का लड़की, ये एक मतलब कि आप इसको फोर्सफुल एप्लीकेशन बना लीजिए कि मैरिज से पहले लड़का लड़की को एक मैरिज काउंसलर के पास जाना है और समझना है कि हमारी मैरिजेस में ये लड़की की क्वालिटीज हैं, ये लड़के की। गाइड दोनों से बात करें और ये बताए कि हमें क्या इस मैरिज से एक्सपेक्ट करना है। अगर तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि शादी के पहले लड़के बच्चों को मिलना चाहिए किसी गाइड से? जी हाँ, अच्छा। बिल्कुल। या फिर गाइड दूसरा हो सकता है, गुरु एक एस्ट्रोलॉजर भी है, या फिर एक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लीजिए और दोनों के प्लस एंड माइनस को समझिए चार्ट से, और वह आपको ये गाइड करे कि आपको इस मैरिज में यहाँ इस एरिया में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और इस एरिया में आपका ठीक ठाक रहेगा। तो अगर आप गुरु को प्राथमिकता देंगे तो राहु जो अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हैं वह अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप लड़की के चार्ट में मंगल को भी प्राथमिकता दीजिए। अब मंगल क्या है? मंगल लड़की की सेक्सुअलिटी है। यदि लड़की के चार्ट में मंगल पीड़ित है, 6, 8, 12 में बैठा है या नीच का है मंगल, या फिर मंगल किसी और वजह से किसी खराब ग्रह के साथ संपर्क बना रहा है किसी तरह से, या अस्त हो रहा है, तो भी लड़की की जो हस्बैंड को लेके एक्सपेक्टेशंस हैं वह अनरियलिस्टिक हो जाती हैं अगर खराब है मंगल तो, और फिर उसको एडजस्ट करने में भी दिक्कत आती है। तो लड़की के चार्ट में मंगल को प्राथमिकता दीजिए और लड़के के चार्ट में आप शुक्र को तो दोनों में ही देना बहुत जरूरी है। शुक्र तो विवाह का कारक है ही है सब जगह से। जी हाँ। तो अब तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप तो अब डॉक्टर हो गई हैं, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। आपको जो है PhD ग्रांट हो गई है इनको एस्ट्रोलॉजी में। तो इसमें क्या आप ये समझती हैं कि जैसे आपने कहा ना वीनस को देखना है, इसमें जो है लड़की के चार्ट में, लड़की के चार्ट में मंगल को देखना है, तो आप ये शादी, और एक बहुत अच्छी बात जो आपने बताई कि आजकल शादी के पहले बच्चों को, लड़के लड़की को किसी अच्छे ज्योतिष से या किसी अच्छे समझदार आदमी से मिलना चाहिए जो कि गुरु हुआ। गुरु उसको कंट्रोल करेगा तो अनएक्सपेक्टेड जो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी और कम हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये आपको बहुत बढ़िया सुझाव है। इस सुझाव को बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि अरे एस्ट्रोलॉजर से मिलने चले गए, ये लोग दकियानूसी विचारधारा के लोग हैं, इनको क्या मालूम, अरे शादी जो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो वो ऐसी सोच वाले लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि आप जो है बहुत अच्छा बता रही हैं इसमें डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज ये बताइए कि शादी की टाइमिंग को लेके बड़े प्रॉब्लम होती है, कब होगी शादी, ये अक्सर लोग परेशान रहते हैं। ये तो आपने जैसे बता दिया, तो टाइमिंग को आप कुछ महत्ता आप ट्रांजिट को भी देते हैं? जी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले टाइमिंग के लिए आपको गुरु को बहुत ज्यादा, गुरु और शनि जैसे 2 ग्रह जो ट्रांजिट में हैं उनको बहुत ज्यादा प्राथमिकता देनी है। जब तक लड़की की अगर शादी है तो गुरु या शनि का संबंध, त्रिकोण का संबंध या दृष्टि का संबंध, या फिर एक साथ बैठे हों, इनमें से कोई एक संबंध गुरु और शनि का लड़के की शादी के लिए शुक्र के ऊपर हो, अच्छा, और लड़की की शादी के लिए मंगल के ऊपर हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा। दोनों में से कोई एक प्लेनेट विवाह आराम से करवा देगा आपका। और अगर आपको दशा के ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में 7th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है। D1 चार्ट जो राशि चार्ट है उसमें भी, और D9 चार्ट में भी आपका 7th हाउस जब तक एक्टिवेट नहीं होगा ग्रह दशा की वजह से, और शुभ तरीके से एक्टिवेट हो, स्ट्रांगली एक्टिवेट हो, अंतर दशा में भी आपका 7th हाउस एक्टिवेशन में हो,
और प्रत्यंतर दशा में भी 7th हाउस जब एक्टिवेट होगा और वहां पर शनि और गुरु जब, जैसे मैंने आपको समझाया, दृष्टि हो इन कारकों पे, शनि और गुरु की दृष्टि अगर शुक्र के ऊपर हो तो पुरुष जातक के लिए विवाह के लिए बहुत अच्छा गोचर है, और अगर मंगल के ऊपर हो तो स्त्री जातक के लिए विवाह के लिए बहुत अच्छा गोचर है। और वहीं आप दशाओं को भी देख लीजिए, 7th हाउस महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इन तीनों में एक्टिवेट यदि हो रहा है और ये भी चीजें मिल रही हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि भाई ये विवाह का आपका समय अनुचित है। मगर एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी उम्र हो चुकी है 45, 50 तक के भी हो चुके होते हैं और विवाह नहीं हुआ होता। इसका कारण भी रहा है कि उनकी एक्सपेक्टेशन किसी जमाने में बहुत ज्यादा थी, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि जब आपकी बहुत ज्यादा एज हो चुकी होती है तो भी आपको ये देखना है कि उस चार्ट में क्या विवाह का योग है भी कि नहीं। कई बार शादी का योग होता ही नहीं है। अब आप पूछिएगा कि ये कैसे देखें, सही बात कि विवाह का योग ही ना हो। विवाह के योग के लिए आपको सबसे पहले 3 चीजों को प्राथमिकता देनी है। आपके सामने जब चार्ट आता है तो आप 7th हाउस को देखिए कि भाई 7th हाउस में कोई खराब दृष्टि तो नहीं आ रही। अगर फिर 7th हाउस साफ है, फिर आप देखिए कि 7th हाउस का जो गवर्निंग प्लैनेट है, उसका जो लॉर्ड है वो कौन सी स्थिति में बैठा है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड भी ग्रस्त नहीं है, खराब स्थिति में नहीं है, तो आप 33% तो यहाँ पर आपको मिल गया, परमिशन मिल गई, ठीक है। 33% हाउस ने परमिशन दे दी और 33% लॉर्ड ने परमिशन दे दी। फिर आपको जो कारक है वीनस तो यूनिवर्सल कारक है, वीनस को देखना है। अगर वीनस भी आपका शुभ स्थिति में है तो 100% मैरिज होगी। अगर आपके पास 33% भी यस है तो आप अलार्म हो जाइए कि 66% डिनायल है। मान लीजिए शुक्र खराब है, 7th का लॉर्ड खराब है, मगर तो मतलब वो 7th हाउस ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैरिज होने की संभावना कम है। मगर मैरिज में आपको बहुत ध्यान से कुंडली मिलान करके समझदारी से विवाह करना होगा। मतलब 33% पे मत करिए, या तो डिनायल ही मानिए, है ना, डिनायल ही मान सकते हैं। फिर वही चीज आपको D1 के 7th हाउस को भी प्राथमिकता देनी है और D9 जो नवांश चार्ट है उसके भी 7th हाउस को प्राथमिकता देनी है। अरे कुछ लोग तो डॉक्टर साहब नवांश चार्ट को ही मैरिज चार्ट मानते हैं, मतलब नवांश चार्ट को तो मानते ही है कि वही विवाह का चार्ट। जी। देखिए, नवाम चार्ट को आपको बहुत ज्यादा प्राथमिकता देनी होती है, क्योंकि जो D1 चार्ट है वो बेसिकली आपकी बॉडी है। उसके अंदर मान लीजिए D9 आपका हार्ट है, तो हार्ट की क्या स्थिति है, वहां पर आर्टरीज की क्या कंडीशन है, वह आपका D9 चार्ट आपको डिटेल में बताएगा कि एक्चुअली में मैरिज आपके इन-लॉज कैसे होंगे, आपकी पार्टनर कैसी होगी, कितनी दूरी पर रहती होगी, आपको कितनी हैप्पीनेस मिलने वाली है, आपको कितना सम्मान मिलने वाला है अपने पार्टनर से। ये सारी चीजें आप D9 चार्ट से देख सकते हैं। अब D9 चार्ट में आपको 4th हाउस को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देनी है। अच्छा, D9 का 4th, क्योंकि 4th हाउस जो है हैप्पीनेस को बताता है कि भाई तुमको मैरिज में कितनी हैप्पीनेस मिलेगी। अगर 4th हाउस में 4th का लॉर्ड वहीं बैठा है, 4th हाउस में शुभ ग्रह देख रहे हैं और 4th हाउस का लॉर्ड भी अपने भाव को देख रहा है या वहीं बैठा है, तो ऐसे में आप कह सकते हो कि मैरिज की हैप्पीनेस तो है। कई बार क्या होता है, कई लोग मैरिड होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, मगर वो कहते हैं कि हमें खुशी नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि 4th हाउस का लॉर्ड जो होगा वो पीड़ित होगा, पीड़ित अवस्था में होगा, नवांश में, नवांश में 6, 8, 12 में बैठा होगा। तो इसका मतलब वो जो इंसान है मैरिड रह के भी खुश नहीं रह सकता। और एक और चीज होती है कारक भाव नाशाय, आपने अक्सर सुना होगा, लोग उसको D1 चार्ट में लगाते हैं। कारक भाव नाशाय जो होता है वो D9 चार्ट में हमें जरूर लगा लेना चाहिए, और किस तरह से लगता है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। अच्छा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, वहाँ नवांश में भी कारक भाव नाशाय। जी। अच्छा। तो ये कारक भाव नाशाय क्या होता है कि ये अगर आप मैरिज की एनालिसिस कर रहे हैं तो मैरिज चार्ट में अगर पुरुष जातक है तो शुक्र अगर लगन में ही बैठा है, अच्छा। D9 चार्ट के शुक्र यदि लगन में ही बैठा है, तो ये कारक भाव नाशाय कर रहा है, क्योंकि शुक्र क्या है, कारक है, और 1st हाउस क्या है, ओवरऑल आपकी मैरिज है, तो उसमें अगर बैठ गया तो उसका नाश करेगा। और अगर साथ में पीड़ित भी हो जाए, 1st हाउस में शुक्र बैठ जाए तो कारको भाव नाशाय जी, नवांश में। अच्छा, क्योंकि वो मैरिज है। और स्त्री जातक के लिए अगर उसका गुरु पति का कारक होता है, अगर गुरु लगन में बैठ जाए तो वह उसकी मैरिज को डैमेज करेगा। मगर इसमें आप एक और चीज ऐड कर दीजिए
क्योंकि खाली ये बैठने से डैमेज नहीं करते, बैठने से क्या होता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं। अगर ये बैठे भी हैं लगन में और साथ में पीड़ित भी हो रहे हैं तब 100% मैरिज का डैमेज होगा ही होगा। ऐसा इंसान जो होगा वो या तो विवाह के बाहर जाएगा, मैरिज को खराब करेगा, या फिर उसका पार्टनर जितना मर्जी उसको अच्छा मिल जाए उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी अपने पार्टनर में। तो अच्छा। मैरिज जो होती है वो फिर डैमेज हो जाती है कि अगर वीनस या गुरु यहाँ पर लगन में बैठे हैं। एक पॉइंट आपको और बताती हूँ, आपको बड़ा अच्छा सूत्र देती हूँ कि आप एक ही नजर में कैसे जान लें कि भाई इस लड़की को या लड़के को मैरिज में कितना ज्यादा सुख मिलने वाला है। गुरु क्या है? पति का कारक है, और वीनस क्या है? पत्नी का कारक माना जाता है। हाँ। तो अगर गुरु से वीनस को आप देखिए, गुरु जहां पर भी आपके कुंडली में बैठा है वहां से वीनस देख लीजिए, अगर छठे घर में है, 8वें घर में है या 12वें घर में है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जातक को मैरिज में हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट D1 चार्ट यहाँ पे? दोनों चार्ट्स में लगाइए। अच्छा, D1 चार्ट क्या है? मैरिज होते ही आपका किस तरह से पहले कुछ सालों में किस तरह से हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। आप गुरु शुक्र को देख लीजिए, अगर गुरु शुक्र आपस में 6, 8, 12 में बैठे हैं तब आपको D1 चार्ट में, तो आप ये समझ लीजिए कि शुरू में आपको दिक्कत आएगी। वही आप D9 में भी देख लीजिए, आपस में क्या 6, 8, 12 में बैठे हैं। अगर D9 में 6, 8, 12 में बैठे हैं तो आपको बाद में जाके दिक्कत आएगी। अब कई बार क्या होता है कि D9 चार्ट में बहुत अच्छे बैठे होते हैं, 5, 9 बैठे होंगे या एक दूसरे के साथ बैठे होंगे या एक दूसरे को देख रहे होंगे, या 311 क्या है कि थोड़ा एफर्ट करके रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर D9 चार्ट में अच्छे बैठे हैं तो ऐसा जातक जो होगा वो अपने पार्टनर के साथ शुरू बाहरी तौर पे तो लड़ेगा, क्योंकि D1 चार्ट क्या है? बाहर से जो आपको नजर आता है, मगर अंदरूनी तौर पे वह हमेशा उसकी बात मानेगा। तो अगर ऐसा रहेगा तो वो बाद में सुधर जाएगी शादी, अगर वहाँ पे अच्छे बैठे। आप इस तरह से भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं कि इंसान बाहरी तौर पे अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ उसका डिसएग्रीमेंट होगा, मगर D9 में यदि उनका रेपो अच्छा है तो वो फाइनली अपने पार्टनर की बात मानेगा, सपोर्ट करेगा। अच्छा, तो ये बहुत आसान सूत्र है, आसानी से लग जाता है। तो मतलब एकदम कोई भी देख सकता है इसको, तो कोई भी देख सकता है। तो ये भी एक फैक्टर आपके लिए देखना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ। अच्छा, आजकल एक फैशन और भी चला है कि उपपद लग्न ले आए हैं, उससे भी विवाह को देखा जाता है। जी। तो आप इस चीज को मानती हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ। उपापदा जो है थ्योरी, ये बेसिकली जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा यूज होती है, मगर बृहद प्राचीर होरा शास्त्र जो हमारी सबसे सेक्रेड किताब है, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, जो मुनि प्राशर जी ने अपने शिक्षकों के द्वारा लिखवाया था, उन्होंने खुद नहीं लिखा था, तो उन्होंने अपने जो डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसको लिखा था और वह बोलते थे, उनके डिसाइपल्स इसको लिखते थे। तो उसमें यह मेंशन है कि उपापदा लग्न भी बनाना चाहिए। अब इसको बनाया कैसे जाता है वो तो आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, टेक्निकल चीज है वो, यहाँ पर नहीं हम डिस्कस कर सकते, मतलब उसको मगर महत्व देते हैं जी। तो उपापदा चार्ट आपको काफी कुछ बता देता है। आप उपापदा का जो लग्न है, अगर वो लग्न का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, स्ट्रांगली बैठा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो पार्टनर होगा, उपापदा जो लग्न है आपके पार्टनर के बारे में बताए, तो आपके पार्टनर अच्छा होगा, उसका स्टेटस अच्छा होगा अगर लग्न स्ट्रांग है तो। सेकंड हाउस उपापदा से, सेकंड हाउस, अच्छा, उपापदा से सेकंड हाउस, उपापदा से जो सेकंड हाउस है वह आपकी मैरिज की आयु बताता है। यदि वहां पर पीड़ित ग्रहों की दृष्टि है या बैठे हुए हैं तो मैरिड लाइफ जो है लॉन्ग लिव नहीं रहेगी, ठीक है। अब उसके अलावा आपको 7th पदा भी देखना होता है। 7th पदा क्या है? आपकी पार्टनरशिप भी है और सेक्सुअल एनर्जी भी है। तो अगर आपका जो एक आरूढ़ पदा भी होता है, फर्स्ट पदा यानी कि लगन का पदा, ये सारे निकाले जाते हैं, आपको सॉफ्टवेयर में आसानी से मिल जाएगा। तो सब मिलता है, लेकिन आजकल वही उपपदा बहुत बताते हैं। जी। अगर आपका लग्न पदा, उसको 1P लिखा हुआ आप देखेंगे, 1P और 7P, 7P मतलब 7th हाउस का पदा, 7th हाउस रिलेशनशिप का है। तो अगर आपका फर्स्ट पदा और 7th पदा आपस में केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपके लिए, या 5-9 में बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल सही बैठती हैं चीजें, मैंने लगा के देखी हैं चार्ट्स में। अच्छा, इसका मतलब आप भी इसका इस्तेमाल करती हैं? जी। अगर फर्स्ट पदा और 7th पदा आपस में 6, 8, 12 बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर भी नहीं रहेगी और आपके पार्टनर के साथ भी आपका ठीक नहीं बैठेगा हिसाब किताब,
ठीक है, तो 1 पदा और 7 पदा से हमने ये देखना है। अब 12th पदा और आपका जो फर्स्ट पदा है, फर्स्ट पदा आप खुद होगे, 12th पदा आपका पार्टनर होगा। अगर ये आपस में अच्छे बैठे हैं तो लव मैरिज का अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। अगर फर्स्ट पदा और 12th पदा आपस में 5-9 बैठे हैं या साथ बैठे हैं या एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक की लव मैरिज हो सकती है, 12th पदा और फर्स्ट पदा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि 12th पदा और फर्स्ट पदा आपस में ठीक ठाक नहीं बैठे होते। अच्छा, ठीक है, 12th पदा तो नहीं होगी लव मैरिज। हाँ, लव मैरिज भी नहीं होगी और आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आती है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो ये भी आपके लिए देखना बहुत। तो जो डॉक्टर साहब जो परंपरागत ज्योतिष है जिसमें उपपद जेमिनी को छोड़ के जो हम लोग अक्सर आते हैं क्लाइंट्स, वो पूछते हैं कि ये बताइए कि ये बच्चा जो है लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज करेगा, तो ये आप इससे देखते हैं कि उससे देखते हैं? मैं दोनों से ही देखती हूँ। आप जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उससे भी देख सकते हैं। उसमें क्या है, बहुत सारे सूत्र हैं जिनसे पता चलता है लव मैरिज होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो 5th हाउस है वह आपके लव रोमांस का होता है, 7th हाउस आपकी मैरिज का होता है। अगर 5th और 7th हाउस का संबंध बन जाए, उनके ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में हो या एक दूसरे के साथ बैठे हों, 7th का लॉर्ड और 5th का लॉर्ड एक दूसरे के साथ बैठ जाए, उनके नक्षत्र एक ही हों या उनके नक्षत्र एक दूसरे में संबंध बना सहधर्मी हो, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है लव मैरिज करेगा। अरेंज मैरिज कौन करेगा? अब उसका भी बताती हूँ। अब उसके अलावा आपको मंगल और वीनस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। मंगल पुरुष है, वीनस जो है स्त्री है। तो अगर मंगल और वीनस किसी के चार्ट में आपस में संबंध बना रहे हैं और मान लीजिए 5th और 7th हाउस का संबंध नहीं है, तो भी मैंने लव मैरिजेस होती हुई देखी है। एक बार फिर से रिपीट करिए, मतलब मैं ये कह रही हूँ और वीनस, जी मंगल पुरुष है और वीनस स्त्री है, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर किसी पुरुष की चार्ट में 5th और 7th हाउस का संबंध नहीं बन रहा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी लव मैरिज नहीं होगी। फिर आपको देखना है कि क्या उसका मंगल और वीनस उसका कोई रिलेशन संबंध बन रहा है। अगर उनका संबंध बन रहा है तो भी आप कह सकते हैं कि लव मैरिज का पूरा स्कोप है। कई बार ये चीज आपके D1 चार्ट में, राशि चार्ट में नहीं बन रही होती, फिर आप D9 चार्ट में जाते हैं। D9 चार्ट में भी यदि आपके 5th हाउस के लॉर्ड का संबंध और 7th हाउस के लॉर्ड का संबंध बन जाता है, तब आप कह सकते हैं कि लव मैरिज होगी। और D9 चार्ट में यदि आपका मंगल और वीनस का संबंध भी बन जाता है, तो भी लव मैरिज के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो D1 चार्ट में कई बार ये होता है कि अगर मंगल और वीनस साथ में बैठे हैं तो अक्सर लोग यही कह देते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल होगा। जी हाँ, ये भी चीज सही है ना? ये भी चीज सही है। जिनका मंगल, मैंने पहले आपको बताया था कि वीनस जो है मेल की एक सेक्सुअल एनर्जी है और मंगल जो है फीमेल की सेक्सुअल एनर्जी है। किसी के भी चार्ट में अगर मंगल वीनस एक साथ बैठा है तो वो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट तो होगा ही होगा। और अगर जब आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो आपको नवांशा मिलान करना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि मैरिज में कितनी लंबी चलेगी मैरिज, और मैरिज में आपका जो हस्बैंड के साथ या हस्बैंड का वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग हर लेवल पे, मेंटल लेवल पे भी, फिजिकल लेवल पे भी किस तरह से रहने वाली है, वो सब भी आप नवांश चार्ट के मिलान से देख। मतलब आप नवांश चार्ट को बहुत प्राथमिकता दे रही हैं कि दोनों चीजों को मिलाइए। कन्फर्मेटरी चार्ट है वो जी, नवांश कन्फर्मेटरी चार्ट है, जो कि आप खाली D1 से न प्रेडिक्ट करिए। जी हाँ, D1 से भी वेरीफाई करिए। D1 चार्ट तो केवल आप समझ सकते हैं 70% आपको एक गाइडेंस देता है। बाकी क्या है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, बाहर से देखने में आपको कोई इंसान बिल्कुल हेल्दी लग रहा होगा, मगर आपको नहीं पता उसका जो भी डिविजनल चार्ट है, उसके शरीर का जो भी अंग है, उसके अंदर क्या कहाँ क्या रोग है, कहाँ क्या तकलीफ है। हाँ, तो उसके लिए आपको वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, ये अच्छा बताया आपने कि उसको कन्फर्मेटरी चार्ट से जज करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग जितने पंडित हैं वो तो सब वही बार से ऊपर D1 से बोल देते हैं। अच्छा, एक शंका अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये जो कि फिर से दोबारा शादी, इसको कहाँ से दूसरा शादी कैसे देखेंगे? देखो, दोबारा शादी के लिए आपके बहुत सारे सूत्र हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। एक आप एकदम बिल्कुल वो बताइए जो एकदम 100% करीब। देखिए, एक त्रिमशांशा चार्ट होता है, D30 चार्ट। ठीक है, D30 चार्ट में आप जो D30 अय्यर चार्ट होता है,
हाँ, वो आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। हाँ, तो D30 चार्ट में आप सबसे पहले देखिए कि 7th हाउस में यदि कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है D30 चार्ट में, 7वें घर में यदि कोई पापी ग्रह देख रहा है या बैठा हुआ है, तो डाइवोर्स के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, ठीक है। और अगर D30 चार्ट के 8th हाउस में भी एफ्लिक्शन आ गई, हाँ, कोई खराब ग्रह बैठा है, हाँ, तो इसका मतलब मैरिज 100% टूटेगी। या आप ये कह सकते हैं कि अगर 7th हाउस और 8th हाउस दोनों ही पीड़ित हैं तो मैरिज होगी ही नहीं। त्रिमसांसा में, हाँ, त्रिमसांसा में ना, हाँ, तो डिनाइल हो जाएगा, मैरिज होगी ही नहीं। ठीक है। अब दो मैरिज का योग कैसे होगा? यदि आपका शुक्र डुअल साइन में है, डुअल यानी कि द्विस्वभाव राशि, 3, 6, 9, 12 इन राशियों में अगर आपका शुक्र बैठा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंसान का एक रिलेशनशिप और एक मैरिज हो सकता है, या एक से अधिक हो सकता है। हाँ, ठीक है। अब आपका अगर 7th हाउस पीड़ित है, D1 चार्ट में भी D9 चार्ट में भी 7th हाउस पीड़ित है, तब आप ये समझ लीजिए कि आपकी मैरिज ब्रेकडाउन का चांस बढ़ जाता है। बाकी 33% और 33% चीजें ठीक हैं, मगर 7th हाउस में एफ्लिक्शन है तो दो मैरिज का योग बनता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हमारा प्रश्न थोड़ा सा फर्क था कि किसी की वाइफ मान लीजिए उसकी मर गई या कुछ हो गया, उसका क्या दूसरी शादी होगी कि नहीं, ये प्रश्न आता है। हाँ, देखिए कई बार क्या होता है, ये मैंने बहुत चार्ट्स में देखा है कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड नीच का हो जाए, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कुछ डैमेज है मैरिज में, मैरिज पार्टनर को, या तो पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या मैरिज में डाइवोर्स हो जाता है। अभी कल ही मेरे पास एक चार्ट आया, 64 ईयर ओल्ड नेटिव थे और उनकी वाइफ उनसे डाइवोर्स की मांग कर रही है। अच्छा, बहुत परेशान थे। तो मैंने ये देखा, उनके बताने से पहले ही मैं उनको बता चुकी थी कि भाई आपका 7th हाउस नीच का है तो आपकी मैरिज 2 होने की चांसेस हैं। तो उन्होंने बताया रिलेशनशिप रह चुके हैं और वाइफ जो है अब डाइवोर्स चाह रही है, और वो इसीलिए होता है कि अगर 7th हाउस नीच का हो जाए और अगर नीच भंग भी हो रहा हो, यूजुअली मैंने देखा है 95% केसेस में नीच भंग हो रहा होता है। अच्छा, 7th हाउस का या किसी भी हाउस का नीच भंग 90% केसेस में हो रहा होता है। अगर नीच भंग हो रहा है तो दोबारा मैरिज के चांसेस 100% बनेंगे। शुक्र भी अच्छा है तो भी आपके दोबारा मैरिज के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, और होगी जब अप्रोप्रिएट दशा आएगी, 7th हाउस को एक्टिवेशन दे रही होगी, कोई भी दशा, गोचर भी सही मिल रहा होगा, उस समय दोबारा मैरिज के चांस बन जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये वो आपको देखना पड़ेगा फिर से कब रीएक्टिवेट हो रहे हैं और ये सब, तब उसका दोबारा मैरिज का चांस बनेगा। हाँ जी। अच्छा, एक ये तो हुआ पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रियली, आपका इतना अच्छा क्लियर कट आइडिया है कि बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। और दूसरी बात, ये लोग पूछते हैं कि अगर दोबारा शादी होती है तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे, ये बच्चे वाला भी वो सप्तमांश कुंडली से देखें कि किससे देखेंगे? ओके, देखिए बच्चों के लिए आपको डिविजनल चार्ट नंबर 7 में जाना पड़ेगा, जो कि सप्तमांशा चार्ट है। तो सप्तमांशा चार्ट में आपको लगन को देखना होता है कि लगन कितना बली है। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है डिविजनल चार्ट का, वो आपकी डिजायर भी बताता है कि संतान के लिए आपकी कितनी डिजायर है। जैसे D9 चार्ट में अगर आपका लगन का स्वामी, लगन का स्वामी 6, 8, 12 में है, तो ऐसे जातक की डिजायर ही नहीं होती मैरिज की। ये भी देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, अगर D9 चार्ट में लग्नेश जो है अपने लगन से 6, 8, 12 में बैठा है, तो ऐसे जातक की डिजायर भी नहीं होगी मैरिज की। वैसे ही D7 चार्ट में अगर लग्नेश, लगन का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है, तो उसकी डिजायर कम होगी संतान के लिए। फिर आपको D7 चार्ट में 5th हाउस को देखना है। 5th हाउस आपकी संतान है। D7 में भी? हाँ, D7 में भी 5th हाउस आपकी संतान है। जैसे D9 में 7th हाउस आपका पार्टनर है और 1st हाउस आपकी डिजायर है, वैसे ही D7 में 1st हाउस आपकी डिजायर है और 5th हाउस आपकी संतान है। अब 5th हाउस आपका अगर स्ट्रॉन्ग है और 9th हाउस भी आपको देखना जरूरी होता है D7 चार्ट। अगर ये दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स अच्छी स्थिति में हैं, यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तब आप कह सकते हैं कि आपकी संतान होगी। फिर आपको तीसरी चीज जो D7 चार्ट में देखनी है, वह गुरु है। गुरु इज द कारक ऑफ चाइल्ड। अगर गुरु लगन में बैठा है D7 के और पीड़ित हो रहा है, तो संतान का सुख नहीं है।
कारक भाव नाश हो गया ना। ओ अच्छा 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 अच्छा, ये नियम वहां पे भी लग जाएगा। वहां पर भी लगेगा, हाँ, क्योंकि हाँ। गुरु संतान का कारक है। हाँ, तो वहां पर अगर लगन में बैठ के पीड़ित हो रहा है तो संतान सुख नहीं है। ये तो बड़ा आपने विचित्र चीज बताई कि वो 7 अच्छी चीज बताई कि मतलब सप्तमांश चार्ट में गुरु लग्न में कारको भाव नाश हो रहा है। पीड़ित भी होना चाहिए साथ हाँ में। हाँ हाँ। पीड़ित भी होना चाहिए हाँ। और लगन में बैठा है तो संतान सुख नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट हाउस को भी प्राथमिकता देनी है। अगर फर्स्ट हाउस भी अच्छा है, फिफ्थ हाउस भी अच्छा है, तो आप ये कह सकते हैं कि संतान हो सकता है, हो जाए। ऐसा नहीं है डिनायल, हो सकता है आपकी संतान हो जाए, मगर क्योंकि कारक भाव नाशा हो रहा है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आएगी आपको। हाँ, आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। संतान हो सकता है नालायक निकले मतलब किसी तरह से आपको वहां पर कष्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो चीज नहीं होगी, मगर वो चीज होने के बाद आपको उससे रिलेटेड कष्ट आएंगे। इसको इस तरह से ले सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। ये एक और समस्या हम लोगों के अक्सर लोगों के सामने ये आती है कि लड़का होगा कि लड़की, उसको आप लोग कैसे सप्तमान से देखेंगे? देखिए, लड़का लड़की के लिए हम पुरुष जातक के चार्ट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि आपने XYZ क्रोमोसोम का तो सुन रखा होगा। पुरुष में जो 42nd क्रोमोसोम होता है वो XY होता है और फीमेल में XX होता है। हाँ। तो जब उसका Y लड़की के X से मिलेगा तभी बॉय होगा। हाँ। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आपको मेल और फीमेल चाइल्ड का देखना है तो आपको पुरुष जातक के D7 चार्ट को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उसमें क्या देखें? उसमें उच्च के ग्रह मेल चाइल्ड को बताते हैं, नीच के ग्रह फीमेल चाइल्ड को दिखाते हैं, ठीक है। और स्वराशि के ग्रह भी अगर वो इवन साइंस में है, इवन साइन जो है वो इवन साइंस आर ऑलवेज मेल। नहीं, इवन साइंस आर फीमेल। अच्छा। हाँ, ऑड साइंस आर मेल। अच्छा। हाँ, तो ये कुछ हैं तरीके जिनसे हम देखते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। ये तो बड़ा आपने अच्छा इनोवेटिव आइडिया बताया, लेकिन उसमें पंचम भाव नहीं देखेंगे? देखिए, अगर तो आपका ऑड साइंस है, हाँ, ऑड साइंस है तो आप 5th हाउस से काउंटिंग शुरू करेंगे फर्स्ट चाइल्ड की। हाँ। फर्स्ट चाइल्ड आपका 5th हाउस हो गया, सेकंड चाइल्ड आपका 7th हाउस हो गया और थर्ड चाइल्ड आपका 9th और फिर 11th, इस तरह से। आजकल तो 2 ही होते हैं। अगर आपके 5th हाउस में इवन साइन आ रहा है तो काउंटिंग 9th हाउस से शुरू होगी। अच्छा। हाँ, अच्छा, अगर इवन आ रहा है तो 9th हाँ, हाउस तो आपको ऑपोजिट जाना है, 9th फिर 7th फिर 5th, इस तरह से। इसमें जो ऑड साइंस है तो साइक्लिक चलेगा, उसमें उल्टा चलेगा। हाँ, सेकंड इशू के लिए, थर्ड इशू के लिए। हाँ जी। हाँ। तो इसको मतलब ये अब आपको संतान होगी ही नहीं, ये कहाँ से पता चलेगा? संतान अगर होगी नहीं तो आपको वही 5th हाउस को पहले तो D1 चार्ट में देखना है, ठीक है। कई देयर आर सम राशिज जो कि होती हैं बैरन साइंस होते हैं, ठीक है। बैरन साइंस मतलब कि जिनको संतान अनुत्पादक होगी, तो बांझपन जो ले आते हैं। हाँ, तो बैरन साइंस अगर वहां पर पढ़ रहे हैं आपके D1 चार्ट में भी आप देख सकते हैं। उसी तरह D7 चार्ट में आप देख लीजिए, अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, 5th हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है, गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो संतान बिल्कुल नहीं होगी। अगर गुरु अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है D7 चार्ट में, और लगन अच्छा नहीं है आपका, लग्नेश अच्छा नहीं है और 5th हाउस अच्छा नहीं है, 5th हाउस का लॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि संतान अडॉप्ट की जा सकती है ऐसे केस में, क्योंकि गुरु तो है ना। गुरु है ना। जो भी कारक होता है वह किसी भी चीज का सुख बताता है। तो कई बार इंसान अडॉप्ट करके बहुत खुश हो जाता है, उसकी खुद की संतान नहीं होगी, लगन वीक है। ये तो आपने बहुत अच्छा क्लू दिया कि कुछ लोग का ये होता है कि हम वो करना चाहते हैं, मतलब अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हमारे देखिए कि अडॉप्शन का योग है कि नहीं है। हाँ जी, तो फिर इसी से पता चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरु को आप देखिए, गुरु अगर अच्छा है तो अडॉप्शन का भी योग बन सकता है। तो इतनी बातें देखने के बाद एक चीज आज तक हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन में रखी कि संतान का जो सुख मिलेगा आपको, उसमें जो कहते हैं कि आपका मतलब अक्सर ही कहते हैं ना कि बाप होगा तो उसको अपने बेटी पे ज्यादा पड़ेगा और बेटा होगा तो बाप पे ज्यादा पड़ेगा, कुछ इस तरह का है क्या एस्ट्रोलॉजी में? क्वालिटीज जो हाँ, मतलब कहते हैं ना कि अगर बाप का प्रभाव बेटी पे ज्यादा पड़ता है।
ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ कहावतें ही हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ। मगर हाँ, आप ये देख सकते हैं कि आपका संबंध अपने माता पिता के साथ कैसा होगा, और आप कारक से भी देख सकते हैं। जैसे सूर्य जो है वो पिता है, हाँ। परम पिता है, और शनि जो है पुत्र है। ऐसा बोला जाता है कि शनि काला क्यों है, क्योंकि सूर्य की गर्मी से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको बाप बेटे का रेपो देखना है तो आप शनि और सूर्य को आपस में देख लीजिए किस तरह से वो बैठे हुए हैं। तो वो तो हमेशा शत्रु है। हाँ, हमेशा शत्रु है। वो तो शत्रु है, तो हाँ। उसका मतलब बाप बेटा हमेशा शत्रु ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। अगर सूर्य और शनि जो है आपस में षडाष्टक बैठे हैं, हाँ। ठीक है, और आपस में दुर्द्वादश बैठे हैं, हाँ। तो यहाँ पर आप जो है अपने फादर के साथ थोड़ा न्यूट्रल स्वभाव रखेंगे। अच्छा। ठीक है, अगर आमने सामने बैठे हैं तो फिर टक्कर यहाँ पर बराबर की है। अच्छा, ठीक है, तो ये तो ज्यादा प्रिफरेबल है कि वो दुर्द्वादश बैठे हैं तो ठीक है। षडाष्टक बैठे हैं, दुर्द्वादश बैठे हैं, तो इसका मतलब आपको ठीक है, काम चलाऊ रहेगा। अगर दो एनिमीज को अलग कर दिया जाए तो आप ये तो झगड़ा नहीं होगा। हाँ। उसके अलावा आपको लगन को देखना है और 9th हाउस के लॉर्ड को देखना है। 9th हाउस क्या है, आपके पिता है। ठीक है, और लगन क्या है, आप खुद हैं। तो लग्नेश यानी कि आप, और नवमेश 9th हाउस का लॉर्ड आपस में कैसे बैठे हुए हैं, लग्नेश और नवमेश। हाँ। अगर आपस में 5-9 बैठे हैं तो ये मित्र हैं। अगर आपस में यह 1-7 बैठे हैं तो मित्र हैं, पार्टनरशिप, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये आपस में 3-11 बैठे हैं तो भी ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करके बन जाएगा काम ना। मगर अगर 1st हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड दुर्द्वादश बैठे हैं, 6-8 बैठे हैं, तब प्रॉब्लम है। ठीक है, दुर्द्वादश है मतलब आपको उनकी बात समझ में ही नहीं आएगी। और अगर 6-8 बैठे हैं तो आपका हमेशा लड़ाई झगड़ा ही, कुछ भी अच्छा भी बताए बुरा लगेगा तब भी। जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसी तरह माता के साथ भी 4th हाउस माता है, मून है, चंद्रमा से देख सकते हैं आप। तो इसमें ये जो चीजें आती है, ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया, बहुत सरल प्रक्रिया, इसको सरल ज्योतिष कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये चीज बताइए कि इसके लिए कुछ, जैसे लोग बताते हैं कि वो विवाह नहीं हो रहा है लड़की का, तो क्या करें, कोई पूजा करें, पाठ करें, कोई किस देवी की पूजा करें, ये सब भी तो जिसको बोलते हैं हम लोग उपाय। तो उसमें आपका कोई एक सूत्र है कि क्या उपाय करने चाहिए अगर लड़की की शादी जल्दी करानी हो तो? देखो, जैसे कि बोला जाता है कि विष्णु जी जो हैं वह हमारे संसार को चलाते हैं, तो हम सभी जानते हैं। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा सकते हैं यदि विवाह नहीं हो रहा। पहले तो आपको यह सबसे पहले देखना जरूरी है कि भाई विवाह का योग है भी कि नहीं। आप ऐसे ही रेमेडी करवाई जाए और विवाह का योग तो ना बने, प्राइमरी स्टेप होना चाहिए। तो कई बार मैं तो डायरेक्टली बोल देती हूँ आपकी कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है, आप ना ही करें तो अच्छा है। अच्छा, क्योंकि कई इंसान ऐसा भी डायरेक्ट बोल देती हैं? हाँ। अच्छा? क्योंकि अगर कोई इंसान किसी चीज के लिए बना ही नहीं, हम उसको झूठे प्रोमिसेस देके भेज दें, बाद में वो हमें बोलेगा कि इन्होंने तो बोला था, हुआ ही नहीं। तो अगर उसकी कुंडली में विवाह का योग नहीं है तो आप आउटराइटली बोल दीजिए आपका चार्ट, और समझा देती हूँ कि भाई आपके चार्ट में ऐसे है तो विवाह का योग नहीं बन रहा। अच्छा, मान लीजिए योग बन रहा है और फिर भी जो है डिलेज हो रही। कई बार क्या होता है, डिलेज हो रही होती है। शनि का इम्पैक्ट अगर आपके सप्तम भाव में आ रहा है, शनि देख रहा है या बैठा है, या शुक्र के ऊपर दृष्टि है शनि की, तो भी विवाह देरी से होता है। ठीक है, तो ऐसे में आप शनि का भी उपाय कर सकते हैं। शनि का? जी। अच्छा। शनि का भी उपाय कर सकते हैं। जैसे कि शनि को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी हैं। अच्छा। या फिर हनुमान जी तो खैर ब्रह्मचारी हैं, शनि को कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड शिवा भी हैं। तो आप लॉर्ड शिवा की भी, जैसे मंडेज को आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, इस तरह से मंडे के फास्टिंग कर सकते हैं। एक और चीज है जो मैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से मैंने देखी है कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में उपापदा का 2nd हाउस जो होता है, वो देखिए 2nd हाउस हमेशा आपके खाने पीने के लिए होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो उपापदा क्योंकि मैरिज का चार्ट है, मैरिज के चार्ट में यदि आपका 2nd हाउस का जो भी लॉर्ड है, मान लीजिए आपका उपापदा बनता है एक्वेरियस, एक्वेरियस के बाद आपका दूसरा साइन कौन सा आता है? पाइसिस। तो उपापदा के अगर 2nd हाउस में पाइसिस साइन पड़ रहा है तो आप वीरवार के दिन व्रत कीजिए, उस दिन खाना मत खाइए। मतलब वीरवार मतलब इसलिए क्योंकि वो पाइसिस है। हाँ, बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति का दिन है, तो बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे तो विवाह के योग जल्दी जल्दी बनेंगे।
तो अच्छा, ये हाँ, तो ये खाना नहीं है बल्कि ना खाना है, ना व्रत, खाना है, हाँ है ना? व्रत करना है। हाँ जी। तो अगर उस उपपदा जो है में शनि की राशि मकर पड़ जाएगी तो शनिवार का व्रत कीजिए। अच्छा, अगर मंगल की राशि है तो मंगलवार का व्रत कीजिए। सूर्य की राशि है तो संडे तो का व्रत मतलब कीजिए। जेमिनी में व्रत भी एक उपाय है, हाँ हाँ हाँ, हाँ, जेमिनी में ये हर व्रत कोई कर सकता, मुश्किल तो है नहीं। हाँ बड़ा इजी है। हाँ, फलाहार पे रहिए, हाँ दूध पीजिए, कोई हाँ नहीं, व्रत का व्रत हो जाएगा। अनाज नहीं खाना आपने, नमक नहीं खाना। हाँ। तो और ये एक एक चीज डॉक्टर साहब ये बताइए कि अक्सर ये होता है कि फलाना ग्रह फलाने को पीड़ित कर रहा है, उपाय पे हम बात कर रहे हैं, तो उपाय पे जैसे मान लीजिए मंगल शनि को पीड़ित कर रहा है या मंगल शुक्र को पीड़ित कर रहा है मान लीजिए, तो अक्सर जो पीड़ित कर रहा है, मंगल जो पीड़ित कर रहा है उसका उपाय करना चाहिए कि जो पीड़ित हो रहा है उसका? देखो कई बार क्या होता है कि कोई ग्रह अगर पीड़ित हो रहा होता है तो अच्छा भी होता है, हमारे भले के लिए भी होता है। अच्छा, मंगल दोष भी बाय द वे आपको बता दूं 85% कैंसिल हो रहा होता है, 85% कैंसिल हो रहा होता है। हाँ, वो तो विवाह का सबसे बड़ा कैंसिल प्रॉब्लम है। कैसे होता है, उसमें भी यही चीज लगेगी। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का मंगल बैठा है सप्तम भाव में और लड़के की कुंडली में शनि लगन में बैठा है, इनकी कुंडली मिलान जब आप करेंगे तो शनि उसके मंगल को दृष्टि दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मंगल क्या है, पुष है और एक पुल है। मंगल जो है पुष है और शनि जो है वो पुल है। तो ये दोनों पुष एंड पुल की स्थिति ऐसी बन जाएगी, ठीक है। स्टेलमेट हो जाएगा जिस भी भाव में शनि और मंगल का आपस में इम्पैक्ट आ जाए। तो कई बार जब पीड़ित हो अवस्था हो रही होती है मंगल जैसे ग्रह की, तो ये अच्छा होता है आपके लड़के के चार्ट में, क्योंकि विवाह की बात हो रही है। तो अगर लड़कियां लड़के के चार्ट में मांगलिक योग बन रहा है, जिस भी भाव में मंगल बैठा है, और दूसरे पार्टनर के उसी भाव में अगर शनि बैठा है या शनि देख रहा है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा मंगल दोष। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उपाय अगर ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, अब बात करते हैं कि आपने बोला कि ये पीड़ित हो रहा है। तो कई बार जब पीड़ित हो रहा होता है, जो ग्रह पीड़ित कर रहा होता है, हम उसका दान बोलते हैं करने को। आप उस ग्रह से संबंधित दान कीजिए जो पीड़ित कर रहा हो। हाँ, जो पीड़ित कर रहा होता है उसका दान कर सकते हैं आप, उसका मंत्र कर सकते हैं, ठीक है। और जो पीड़ित हो रहा है उसको कुछ नहीं करना है। हाँ, उसको कुछ नहीं करना। तो वो ऑटोमेटिकली, पर उल्टा होता है, लोग करते क्या है, जो पीड़ित हो रहा होता है उसके अक्सर ये देखा गया है, उसको स्टोन पहना देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो पीड़ित कर रहा होता है आप उसका उपाय कीजिए, तो अपने आप ही वो ग्रह आपका ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना कुछ। पर आपको नग कब पहनाना है कि जब कोई ग्रह आपका त्रिकोण भावों का स्वामी है, त्रिकोण भाव आपको देने के लिए हैं। ये हाउसेस जो हैं, दे आर ऑलवेज मेंट टू गिव यू। अगर ये हाउसेस के लॉर्ड्स किसी वजह से आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, 6, 8, 12 में बैठ गए, तो मैं तो 6, 8, 12 में बैठे हुए भी त्रिकोण स्वामी के जो है स्टोन्स पहनाती हूँ, काम करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि त्रिकोण भाव और लग्नेश ये कभी भी आपको डैमेज नहीं देंगे, खराब नहीं करेंगे आपको। खास तौर पे लग्नेश, तो इसका स्टोन अगर बनता है पहनने को, षडबल में भी अगर प्लैनेट वीक है तो आप इसका स्टोन जरूर पहनाइए। और कई बार क्या होता है, स्टोन की जरूरत ही नहीं पड़ती, प्लैनेट्स आपके षडबल में बहुत स्ट्रांग हो रहे होते हैं और आप स्टोन पहना देते हैं तो वो डैमेज हो जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। शनि का मान लीजिए आपका लगन है और शनि आपके षडबल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, ग्राफ में बहुत स्ट्रांग है, और आपने उसका स्टोन पहना दिया, तो ऐसे में मैरिज खराब, मतलब मैरिज नहीं, मैरिज का मतलब उसकी मेंटालिटी, अगर लगन है उसका शनि का और आपने शनि को और बलि कर दिया, तो वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझेगा, उसका आप डैमेज कर रहे हैं। तो स्टोन भी बहुत सोच समझ के पहनाना है। और यहाँ पर जो आपने पूछा, अगर कोई ग्रह पीड़ित कर रहा है, तो जो ग्रह पीड़ित कर रहा है उसका आप दान कीजिए, उससे संबंधित दान कीजिए, उसके मंत्र कर सकते हैं, उस दिन उपवास कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, उसका उपाय करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, जो आप षडबल का भी इस्तेमाल करते हैं रत्नों में? बिल्कुल, रत्नों के लिए षडबल में भी देखिए ना। कुछ लोगों को बड़े विरोधी रत्न भी पंडित लोग पहना देते हैं, तो इसका वो षडबल नहीं देखते हैं वो लोग। मैंने देखा है, लोग सब गलत मलत स्टोन्स पहने रहते हैं। कई बार दशा हुई तो दशा के नाथ का स्टोन, दशा के नाथ का तो 100% ये करते हैं लोग, दशा ना पहन लो। और अभी जैसे मैं कल ही का बता रही थी आपको एग्जाम्पल, उनको पहनाया हुआ है पुखराज, और गुरु उनके लिए काफी ज्यादा खराब है, अष्टमेश के साथ बैठा हुआ है और फंक्शनली मेलेफिक है, केंद्र में बैठा है बहुत पावरफुल होके।
तो उनका मार्केश भी है, तो उसको वो बल दे रहे हैं और उनको इस समय डिप्रेशन चल रहा था। तो मैंने उनको बोला फटाफट से आप पुखराज तो पहले उतारिए, आपको ये गलत स्टोन पहना हुआ है, ये आपको किसी तरह से, उनको मैंने बोला आपको किसी स्टोन की जरूरत ही नहीं है, आपके चार्ट के हिसाब से किसी स्टोन की जरूरत ही नहीं है, आपको ये पुखराज भी केवल डैमेज ही कर रहा है। लोगों का ये मानना है कि पुखराज एक, तो किसी को खराब कुछ नहीं करता है। हाँ, तो यही बताते ऐसा हैं नहीं है, गुरु भी बहुत डैमेज करने की क्षमता रखता है। गुरु अगर आपका पीड़ित अवस्था में है, अकारक ग्रह है, फंक्शनली मेलेफिक है, तो ऐसे में गुरु भी आपको बहुत डैमेज कर सकता है। ये गलत धारणा है कि आप गुरु का कभी भी, इवन शुक्र भी डैमेज कर सकता है। अगर 3, 6, 8 और 11 इन भावों के साथ इनका संबंध है तो ये आपको डैमेज दे सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात आपने बताई कि गुरु का तो ऐसे आंख मूंद करके लोग पहनते थे, बुखराज है इसको पहन लीजिए नुकसान नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको और तो उसको दशा भी देखनी चाहिए और षडबल भी देखना चाहिए, तब जाके रत्न को पहनाना चाहिए। और किसी भी विवाह में किसी का हाथ है उसको बिगाड़ने में, कहते हैं ना कि वो सासू है तो ननद है, ये कैसे पकड़ते हैं आप लोग? देखिए, आपका जो मेन चार्ट है और जो D9 चार्ट है, दोनों में आप 8th हाउस को प्राथमिकता देंगे। 8वां घर क्या है? आपका ससुराल है, ठीक है। अगर आपके 8वें घर में खराब ग्रह बैठे हैं और कहीं ना कहीं वो 7th हाउस के साथ संबंध बना रहे हैं, अच्छा, तो आपकी मैरिज में इन लॉज की इंटरफेरेंस होगी, ओके, ठीक है। एक तो ये चार्ट है जहां पर मान लीजिए 8th हाउस में खराब ग्रह बैठे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि आपका इन लॉज के साथ नहीं होगा, वो किसी वजह से या तो काफी नेगेटिव टाइप के लोग होंगे या आपके साथ नहीं रहेंगे, दोनों में से एक चीज। अगर अष्टमेश का संबंध आपके 7th हाउस के साथ बन जाए और अष्टमेश कोई पापी ग्रह हो, तब आप कह सकते हैं कि मैरिज में इन लॉज की इंटरफेरेंस होगी और मैरिज को वो डैमेज कर सकती है। अब स्पेसिफिकली अगर आपको ये पूछना है कि लड़के की या लड़की की माता कैसी होंगी, तो आप अपने चार्ट से अगर आप देखेंगे तो ससुराल पक्ष में आपके चार्ट में, जैसे आपका 7th हाउस आपका पार्टनर है, मान लीजिए आप ही के चार्ट की बात करते हैं, 7th हाउस आपका पार्टनर है, तो 7th से 4th हाउस यानी कि 10th हाउस, 10th हाउस में आप देखिए किस तरह के ग्रह हैं, वह आपकी सास का टेम्परामेंट बताएंगे। और 10th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस पे दृष्टि दे रहा है, अच्छा, 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर संबंध बना रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सासू माँ जो है वह इंटरफेयर करती है, ठीक है। ऐसे 4th देखेंगे ऐसे। और फादर के लिए कहाँ देखेंगे? फादर के लिए जो हो गया आपका 3rd हाउस हो गया, फादर 3rd हाउस, हाँ, 7th से 9th आपका 3rd हाउस हो गया ना। अच्छा, 7 से 9, हाँ, 7 से 9 आपका 3rd हाउस हो गया। तो 3rd हाउस का जो स्वामी है, ये D9 में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3rd हाउस का जो स्वामी है, यदि आपके 7th हाउस के साथ नेगेटिव संबंध बना रहा है, तो इसका मतलब फादर उसमें है। हाँ, ठीक है, इस तरह से। तो इतना आपने अभ्यास से किया है कि पढ़ के किया है? तो बड़ा आपको हर प्रश्न का जवाब आपके पास है, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि ये तो लोग कुछ बताते ही नहीं है इस तरह से। नहीं, आप मैरिज का पूरा डिटेल में देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि मैरिज जल्दी होगी और आपको कितना सम्मान मिलेगा। अगर देखिए, शनि अगर D9 चार्ट में आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। अच्छा, हाँ, शनि रिस्पेक्ट, क्योंकि दिग्बली हो जाता है ना 7th हाउस में। अच्छा, दिग्बली हो गया। हाँ, तो D9 चार्ट के अगर 7th हाउस में शनि बैठा है, तो वह आपको मैरिज में बहुत रिस्पेक्ट दिलवाने वाला है। और सूर्य अगर आपके D9 चार्ट के लगन में बैठा है, अच्छा, तो आपको मैरिज में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। और अगर इसका उल्टा हो गया, सूर्य आपके 7th हाउस में बैठ गया, शनि लगन में बैठ गया, तो लाख कोशिश कर लो, पार्टनर से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला। हाँ, उसका क्या रीजन? क्योंकि सूर्य जो है वो 7th हाउस में नीच का होता है, हाँ, और शनि जो है 1st हाउस में मेष साइन होता है ना, काल पुरुष में, तो उसमें नीच का हो जाता है, तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा अगर ये उल्टा बैठे हैं। तो ये भी है। और उसी तरह से अगर आपके D9 के केंद्र में पापी ग्रहों का बोलबाला है, ज्यादा पापी ग्रह हैं, और शुभ ग्रह हो सकता है एक हो, तो अगर पापी ग्रह है तो मैरिज बहुत धक्के खिलवाने के बाद होगी। मान लीजिए मैरिज का योग आपने चेक कर लिया है, तो बहुत धक्के खाने के बाद आपको पार्टनर मिलेगा अगर पापी ग्रह बैठे हैं केंद्र में D9 के। और अगर D9 के केंद्र में शुभ ग्रह केवल एक ही बैठा है और पापी ग्रह भी हैं, तो मैरिज तो हो जाएगी थोड़ा धक्के खाने के बाद।
और अगर केवल शुभ ग्रह बैठा है केंद्र में तो मैरिज आसानी से हो जाएगी, बिल्कुल बिना एफर्ट के ही हो जाएगी। अगर केंद्र में केवल एक शुभ ग्रह बैठे, केंद्र यानी कि फर्स्ट हाउस, इतना इम्पोर्टेंस है D9 के पॉजिटिव प्लैनेट्स का, 1 4 7 9 में अगर बिल्कुल अच्छे ग्रह बैठे हों तो आपकी हो जाएगी मैरिज। जी हाँ जी। तो इसके अलावा आपको ये बताइए कि जैसे लिव इन है, लिव इन को कैसे देखेंगे आप? देखिए लिव इन में शुक्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, और मंगल और वीनस का आपस में संबंध होना चाहिए। अच्छा। और अगर आपका 7th हाउस का संबंध, मतलब 7th हाउस कमजोर है किसी वजह से, या 7th हाउस का लॉर्ड कमजोर है और वीनस बहुत स्ट्रांग है, तो इंसान मैरिज का सुख तो ले रहा है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आपकी दशा ही नहीं आई हो मैरिज की, ठीक है, मैरिज की दशा ही नहीं आई और वीनस की दशा चल रही है और वीनस बहुत स्ट्रांग है। ओ, ये चीज, हाँ, ये चीज हो सकती है। ये एक तो ये रीजन हो सकता है, और दूसरा वीनस का संबंध यदि राहु के साथ है तो आपकी थिंकिंग जो है वो मॉडर्न थिंकिंग है, ठीक है। वीनस अगर राहु के साथ है तो आप इन सब चीजों को रूढ़िवादी नहीं है, आप थोड़ा टैबू ब्रेकर है, आपका थोड़ा डिफरेंट अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है, तो वीनस को आप जरूर देखिए। तो लिव इन तो एक हुआ, और इसके अलावा जो दूसरा होता है समलैंगिकता जिसको बोलते हैं, उसको कहाँ से लाएंगे, उसको भी कैसे देखेंगे? देखिए अभी ये मेरे लिए भी, हाँ, ये मेरे लिए भी एक रिसर्च का विषय है। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने प्रॉब्लम तो आजकल यही है ना, एक्चुअली कि भैया शादी हो रही है किसके, लड़के में हो रही है, तो इसको कहाँ से देखेंगे? ये अभी तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पर अगर आपका मंगल जो है स्त्री जातक की कुंडली में अगर मंगल राहु के साथ है तो उसका जो सेक्सुअल थॉट्स हैं वो नॉर्मल से हटके हैं। मंगल अगर राहु के साथ है, हाँ ठीक है, दोनों अगर एक साथ बैठे हैं तो ये समझ लीजिए कि राहु जो है बिल्कुल ही अलग डोमेन पे आपको सोच करवाता है, तो उसकी जो हस्बैंड को लेके या जो पार्टनर को लेके जो थॉट प्रोसेस है वह अनकन्वेंशनल है। हाँ, मंगल, और अगर पुरुष की कुंडली में वीनस राहु के साथ है, वीनस राहु के साथ, हाँ, तो उसका जो पार्टनर के बारे में जो वो है सोच अलग से हो सकती अलग है। लेकिन कुछ लोगों ने हमको ये भी बताया कि मरकरी का भी एक्टिवेशन होना चाहिए, कि मरकरी अगर है तो मरकरी होमो हो जाएगा, क्योंकि मरकरी नपुंसक है, राइट, है ना। अगर दोनों जो है मरकरी का कहीं दोनों कुंडलियों में मिल रहा है, कुछ लोगों ने ऐसा बताया, आप ज्यादा बेटर जानती होंगी। नहीं, ये भी डेफिनेटली मरकरी का भी इसमें रोल हो सकता है, क्योंकि मरकरी जो है डुअल साइन है, हाँ, द्वि स्वभाव, नपुंसक भी है, द्वि स्वभाव भी है। हाँ, तो मरकरी का भी इस चीज में रोल हो सकता है, अगर वे आपके वीनस को एफ्लिक्शन दे रहा है, या 7th हाउस में कहीं ना कहीं, या आपके 12th हाउस में उसका बोलबाला है, तो भी ये चीजें हो सकती हैं। और मैंने देखा है जिनका वीनस वक्री हो, रेट्रोग्रेड वीनस हो, उनका रिलेशनशिप के मामले में, मैरिज के मामले में नॉर्मल से हटके थॉट प्रोसेस होता है। मतलब जो चीज आपको सही लगेगी, दुनिया को सही लगेगी, वो उनको गलत लग सकती है, उनका विचार डिफरेंट हो सकता है। तो अगर वीनस आपकी कुंडली में वक्री है तो ऐसे लोगों का या तो बहुत साधु संत हो जाएंगे, उनको लगेगा मैरिज में कुछ है ही नहीं, या उनको लगेगा मैरिज लड़की से ही क्यों होनी चाहिए, लड़के से भी हो सकती है। अच्छा, तो वीनस का भी मैंने देखा रोल काफी ज्यादा है। वीनस अगर रेट्रोग्रेड, लेकिन जो पहला वाला आपने बताया कि राहु का अगर रहे तो अच्छा है, राहु वो समझ में आता है कि अनकन्वेंशनल थॉट और मैरिज के बारे में वो ऐसे ही सोचेगा जो दुनिया नहीं जैसे सोचती है। हाँ जी, राहु आपको लिव इन करवा सकता है, राहु आपको इस तरह से जो समलैंगिक आपने बोला ये भी करवा सकता है इस तरह से। तो ये तो आपको रोज एक, मतलब डॉक्टर साहब, ये तो आपको डेली एक नया नया विषय और नया नया मिलता होगा ना। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इसके पहले बेचारे पराशर ऋषि के सामने या जेमिनी ऋषि के सामने ऐसी तो रही नहीं होंगी। देखिए एस्ट्रोलॉजी एक हमेशा मैं कहूँगी एवर ग्रोइंग लर्निंग सब्जेक्ट है। इसमें हमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम सोचते हैं अरे ये सब चीजें तो बहुत ही डिफरेंट लेवल की हैं, जैसे आपने ये बोला समलैंगिक। आजकल इंडिया में भी ये चीजें होनी शुरू हो गई हैं और फॉरेन कल्चर यहाँ पर भी आना शुरू हो गया।
मगर आज से कुछ साल पहले ये चीज़ें होती नहीं थी। तो अभी इस पे और भी रिसर्च का स्कोप हो सकता है, और भी बहुत सारे हम सूत्र देख सकते हैं जो कि हमें एक नज़र में ही बता दें कि भाई ऐसा क्या कम्बिनेशन होता है जिससे कि लोग सेम जेंडर के साथ विवाह करते हैं। अच्छा, एक चीज आप अपने बारे में बताइए कि जो पीएचडी किया है आपने वो किस विषय पे किया है? मैंने किया है एस्ट्रोलॉजी में, और मेरा जो टॉपिक था वह था कि ग्लासेस जो हैं छोटे बच्चों के चार्ट में ऐसा क्या कम्बिनेशन होता है कि छोटे बच्चों को विद इन स्कूल डेज ही चश्मा लग जाता है। क्योंकि चश्मा तो लगता है, हम सब जानते हैं कि चश्मा लगता है। और क्या है कि जब हम 30-35 के होते हैं, 40 के होते हैं, तो यूजुअली लोगों को लग जाता है। मगर उन लोगों को जिनको जल्दी चश्मा लग जाता है, उसका क्या कारण है, उस पर रिसर्च करना था। तो क्या कंक्लूजन था उस पर? बहुत सारी चीजें मैंने देखी। सारी नहीं, एकदम वन ऐसा कुरूर बताइए कि बच्चे को 6 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को चश्मा लगने का क्या कारण है? इसका मतलब सूर्य वीक है या क्या? नहीं, देखिए, वीनस तो चश्मे का कारक है। वीनस तो हम मान के चलेंगे कि चश्मा तो मेरा को भी लग गया इस समय, तो वीनस किसी को भी वीक हो सकता है। तो वीनस वीक होना, चश्मा लगेगा। सूर्य जो है आपकी राइट आई है और चंद्रमा जो है आपकी लेफ्ट आई है, तो ये दोनों भी वीक होंगे। ठीक है। अब बच्चों को क्यों लगता है, उसमें है कि आपका 12th हाउस से लेकर जो 3rd हाउस है, 12th से लेकर 3rd, हाँ, यहाँ पर अगर पापी ग्रहों का बोलबाला है, अच्छा, ठीक है, तो आप समझ लीजिए, और उनकी दशा भी आ गई, ठीक है। तो ये जो घर होते हैं ये आपकी चाइल्डहुड की एज बताते हैं, मतलब कि आपका बचपन से लेकर आपका 20-21 साल तक का जो पीरियड है ये बताते हैं। 12th हाउस से 3rd हाउस। हाँ, अगर यहाँ पर पापी ग्रहों का दृष्टि है या बैठे हुए हैं तो भी चश्मा लगता है। और अगर दशा भी आ गई उनकी दशा भी अगर पहले 20 सालों में आ गई तो चश्मा लगता है। तो इस तरह से भी हम लोग एक मतलब जैसे 12th हाउस से लेकर 3rd हाउस तक का जो एज है वो मतलब किस एज को डिपिक्ट करता है? हाँ जी। और 7th हाउस से लेकर 10th हाउस ये और एज है? हाँ जी। देखिए, ऐसा है कि आप अगर 12th हाउस को पहला घर माने तो 12th हाउस से लेकर आपका 3rd हाउस तक कितने साल हो गए? 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40। तो यूजुअली ये है। मगर आप इसको अगर आजकल 100 साल तक तो कोई जीता नहीं, 120 साल तक तो कोई जीता नहीं है। तो अगर आप इसको 8 इयर्स का भी मान लें, 12th हाउस को 8 साल का मान लें, तो 8 4 32, ठीक है, 8 4 32। तो पहले 32 सालों में आपको अगर वहां पर कुछ खराबी नजर आ रही है इन हाउसेज में, तो आपको चश्मा लगेगा। ठीक है। और साथ में मैंने ये भी देखा कि उन लोगों का गुरु भी पीड़ित था। गुरु जो है उसकी आयु क्या है? 16 साल की आयु है। ठीक है। अच्छा। तो गुरु की आयु 16 साल की है। तो उन सभी चार्ट्स में गुरु पीड़ित था। एक्सेप्शंस हमेशा 1-2 तो नजर आती हैं। कितनी कुंडलियां ली थी? मैंने इसमें 60 कुंडलियों में रिसर्च किया था, और 60 कुंडलियों में केवल 3-4 ऐसी कुंडलियां थी जहाँ पर मुझे ये सूत्र नहीं मिला। बाकी जितनी भी कुंडलियां थी सब में ये सूत्र था। तो मतलब ये उसका एक रिजल्ट आपके सामने आपने दिया उसमें कि अगर तीसरे घर से 12वें घर से तीसरे घर में तक खराब ग्रह हो, गुरु पीड़ित हो, तो ऐसे में बचपन में ही चश्मा लगने। हाँ, और शुक्र सबका ही पीड़ित था। क्योंकि शुक्र चश्मे का कारक है ना, लेंस का कारक है। तो शुक्र यहाँ तो आपका नक्षत्र से पीड़ित हो रहा था, या कुंडली में 10 सबका पीड़ित था, तभी सबका पीड़ित था। तो ये तो बहुत बड़ा कंक्लूजन हुआ ना। हाँ, और फिर ये मैंने कई जो रैंडम कुंडलियां आती थी उनमें भी लगाया, और मैं पूछती थी अपने आप से कि मतलब ऐसी चार्ट्स आते हैं ना जिनको आपने देखा ही नहीं है, कोई 3rd पर्सन उनका चार्ट रीड करवाने आया, तो मैं देख के पूछती थी कि आपके बच्चे को चश्मा लगा है? तो बोलते थे हाँ। तो ये सूत्र लगता है चार्ट्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका रिसर्च का टॉपिक पब्लिश होगा? करवाना तो है, सोचा तो है। हाँ बिल्कुल, पब्लिश कराइए, तो बहुत अच्छी बात है। एक आपको हम अपना अनुभव बताते हैं कि कोई कुंडली किसी ने दिखाई हमको, तो वो हमसे उसने कहा कि बताइए, 2-3 बार उसने कहा, तो ये कैसे पता चलेगा कि आदमी अभी जिंदा है कि नहीं? वो मरे आदमी की कुंडली दिखा रहा है कि जिंदे आदमी की कुंडली दिखा रहा है, ये कैसे पता चलेगा?
देखिए, आपको दशा भी बता देगी, ठीक है, आपको दशा से भी पता चल जाएगा कि ये इंसान जीवित है या नहीं। तो कई बार क्या होता है, चार्ट को देखते ही पता चल जाता है कि ये तो अल्पायु का चार्ट है, ठीक है, इस चार्ट में तो बालरिष्ट है। तो अगर ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दशा पे भी आपकी एक नजर जाती है कि ये दशा तो काफी नेगेटिव है, तब आप बता सकते हैं। और अगर कोई आपको टेस्ट कर रहा है तो आप देखिए, अगर कोई आपको टेस्ट कर रहा है तो आप प्रश्न चार्ट लगा सकते हैं। प्रश्न चार्ट से भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि ये जो जातक है वो जीवित है या नहीं है। वैसे 99.99% चार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग इस तरह से टेस्ट नहीं करते। आपके पास जेन्युइनली लोग आते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसी संभावना बिल्कुल 0.001 होती है कि कोई आपको टेस्ट करेगा। अगर आपको लगता है कि ये कोई टेस्ट कर रहा है मुझे, तो आप ऐसे में प्रश्न चार्ट बना के देख सकते हैं, और प्रश्न चार्ट 101% आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स देता है, वहां से आप पता कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगली मुलाकात हमारी प्रश्न पे होगी। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, और बहुत आपने बहुत ब्रीफली और अच्छे ढंग से बहुत चीज़ों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप आई। और अगला जो आपका होगा वो प्रश्न कुंडली पे होगा, और हम सभी लोग जो दर्शक हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको बढ़ाएं, हमारे चैनल को। और आप हमारे चैनल में एक सहयोगी इस तरह से है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।